Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Seher Andalib and I am going to teach you software testing. So what is the content for today? It is about the test suites, software testing principles, and then we will go through the tester characteristics. So test suites. What are the test suites? Test suite is a list of related test cases. Related test cases means they are designed for the testing the similar material, similar code. So suite may contain common initialization and cleanup routines specific to the cases include. So all the test cases that are grouped together, they should have a common initialization and cleanup mechanism. And the test suite is a list of related test cases. It means that they are group of the test cases that are used for the similar purpose. So basically होता इस तरह है कि जब आपके पास टेस्ट केसेस होते हैं बहुत सारे और वो रिलेटेड होते हैं तो उनको आप टेस्ट सुइट के अंदर रख सकते हैं. एक टेस्ट सुइट के अंदर बहुत सारे टेस्ट केसेस जो रिलेटेड है वो शामिल हो सकते हैं. तो जब आप टेस्ट सुइट को रन करते हो तो एक साथ बहुत सारे टेस्ट केसेस रन होते हैं. वो टेस्ट केसेस रिलेटेबल होते हैं लेकिन एक अलग फाइल में है दूसरा अलग फाइल में, लेकिन आप उन दोनों क्लासेस को एक इकट्ठा रन कर सकते हैं बाय यूजिंग टेस्ट सुइट, राइट. सो दिस इज द पर्पस ऑफ टेस्ट सुइट. नाउ प्रैक्टिकली देखते हैं कि टेस्ट सुइट किस तरह काम करते हैं. So in this way, first you have to revise about the J unit. J unit में आप लोगों ने टेस्ट केसेस बनाने सीखे थे. अब आप देखें कि वही आपके पास कोड है कि आपने कैलकुलेटर की इंटरफेस बनाई हुई है. सिमिलरली आपके पास कैलकुलेटर की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है. ये कैलकुलेटर की क्लास इम्प्लीमेंट करी उसी इंटरफेस को और यहाँ पर आपके उन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन शामिल है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थे. ये वाले वही रिवीजन हो रही है आपकी कि जे यूनिट के अंदर जो आपने क्लासेस बनाई थी और उसके बिहाइंड जो आपने टेस्ट केसेस बनाए थे वो यहाँ पे हैं, ठीक है. उसी तरीके से ये आपने टेस्ट केसेस जो है वो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने उसी तरह बिफोर क्लास. अब आप बिफोर ऑल यूज़ करते हैं तो बिफोर ऑल आपके जे यूनिट 5 की एनोटेशन है. अगर आप बिफोर क्लास यूज़ करते हैं तो दैट्स एन एनोटेशन फॉर जे यूनिट 4, सो इट मे गेट चेंज ड्यू टू द वर्जन. सो इस तरह अब आप देखें यहाँ पर आपने ये टेस्ट केसेस बनाया फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. नाउ अब इसमें चेंज क्या है कि आपने एक और पैकेज बनाया ट्रायंगल का. तो ट्रायंगल में उसी तरह से आपने एक आई ट्रायंगल के नाम से इंटरफेस बनाई है. जो इंटरफेस है आपकी वो उसी तरीके से ये क्लासिफिकेशन करता है कि ये तीन इंटीजर पैरामीटर्स आप पास करते हैं तो उसके हिसाब से वो क्लासिफाई करता है कि ट्रायंगल किस टाइप का है, इधर आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या स्केलीन है, ठीक है. तो अगर सिंपली मैं बात करूँ तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि स्केलीन तीनों साइड्स अनइक्वल होती है तो स्केलीन ट्रायंगल होता है. कोई सी दो साइड्स इक्वल हो और एक जो है वो अनइक्वल हो उन दोनों से तो फिर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है. और अगर तीनों साइड्स इक्वल हो तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ठीक है. तो अब आप देखें यहाँ पर आपने उसी ट्रायंगल की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की है. यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की है जिसमें अब आपने यहाँ पर लिख दिया कि ट्रायंगल कब कब इनवैलिड हो सकता है, कब कब स्केलीन बन सकता है, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस बन सकता है. सो कोई सी दो साइड्स अगर आपके पास इक्वल हो तो आपके पास उस सूरत में आइसोसेलेस बन सकता है, ठीक है. अगर आपके पास कोई एक साइड भी जो है वो 0 हो तो फिर आपके पास वो ट्रायंगल इनवैलिड होना चाहिए. अब यहाँ पे आप लोग एक बात और जहन में रखें कि ट्रायंगल जैसे इनवैलिड, मैंने कहा कि कोई एक साइड भी 0 हो तो वो इनवैलिड हो जाएगा. सो प्रोग्रामर और टेस्टर के पर्सपेक्टिव को यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि प्रोग्रामर ये चाहेगा कि उसका कोड वर्क करना चाहिए, सो वो में भी ये कंडीशन मिस कर दे. वो इक्विलेटरल के लिए लिखे कि सिर्फ ए जो है वो बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो. सिमिलरली तीनों साइड्स जब इक्वल होंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. अब जब आप 0 0 0 पास करेंगे तो तीनों साइड्स तो इक्वल हैं बट ट्रायंगल इनवैलिड है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल के प्रोग्रामर के पास डोमेन नॉलेज तो होता ही है लेकिन जब वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, टेस्टर का पर्सपेक्टिव आ गया तो अब डोमेन नॉलेज होना मस्ट है टेस्टर के पास. टेस्टर के पास किसी सूरत डोमेन नॉलेज की स्किप नहीं होना चाहिए. उसके पास डोमेन नॉलेज, उसको उस पे ऊपर प्रॉपर कमांड हासिल होनी चाहिए. इसके अलावा एक और रूल होता है, आपको ट्रायंगल में पता होगा कि जब भी कोई सी दो साइड्स हम प्लस करते हैं तो उनका जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है,
ठीक है। जब हम ट्राइंगल में दो साइड्स को प्लस करते हैं तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रूल भी आपने ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन में इम्प्लीमेंट करना है। सो देयर आर डिफरेंट रूल्स, सो यू मस्ट लर्न अबाउट द रूल्स फर्स्ट, that how you should test this application or test this program. If you don't know the rules behind and if you don't know that how triangle can be classified, तब तक आप उस चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। प्रोग्रामर की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने प्रोग्राम को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करवा सके, लेकिन स्टिल कोई चीज स्किप हो सकती है, कोई चीज रॉन्ग हो सकती है। तो अब टेस्टर के लिए जरूरी है कि वो अपने पर्सपेक्टिव को समझे और जो मिस्टेक है उसको फाइंड आउट कर सके। तो उससे पहले वो उसके पास डोमेन नॉलेज होना जरूरी है। डोमेन नॉलेज होगा तभी टेस्टर प्रोग्राम को टेस्ट करके प्रोग्रामर को रिपोर्ट कर सकेगा। सो ये आपके पास वो प्रोग्राम है जिसमें आपके पास क्लासिफिकेशन हो रही है इक्विलेटरल, स्केलिन और आइसोसेलेस की। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो ये ऑलरेडी इनम डिफाइन है कि इनवैलिड हो सकता है, स्केलिन है, आइसोसेलेस और ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपके पास जो टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट मॉड्यूल्स हैं, उनमें आपने कैलकुलेटर के लिए कैलकुलेटर की टेस्ट केसेस यहाँ पे डेवलप किए हैं। जे यूनिट में वही टेस्ट केसेस है जो आपने पहले ऑलरेडी डेवलप किए हुए थे, ठीक है। तो ये आप देख लें कि ऐड टेस्ट की एनोटेशन यूज की है एंड देन ऐड टेस्ट, सिमिलरली ऐड टेस्ट की एनोटेशन यूज की है एंड सब्ट्रैक्ट टेस्ट, सिमिलरली ऐड टेस्ट की एनोटेशन एंड मल्टीप्लाई के लिए। तो इसी तरह से आपने सारी ऐड टेस्ट की एनोटेशन यूज करके सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने अब ट्राइंगल के लिए भी टेस्ट केसेस बनाए हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल के लिए टेस्ट केसेस हैं कि क्लासीफाई इनवैलिड, क्लासीफाई इक्विलेटरल, क्लासीफाई स्केलिन, क्लासीफाई आइसोसेलेस। और आप देखें यहाँ पे मैं इनपुट वैल्यूज जो एंटर कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इनवैलिड के लिए 000 एंटर करके देखती हूँ कि क्या वाकई इसको इनवैलिड क्लासीफाई करेगा या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि 000 को वो इक्विलेटरल क्लासीफाई कर दे। अगर क्लासीफाई इनवैलिड का मेथड वहाँ पर नहीं बना हुआ तो फिर 000 पे इक्विलेटरल आने के चांसेस भी हैं। सो प्रोग्रामर मस्ट नो अबाउट द थिंग्स बट टेस्टर should have more knowledge, more domain knowledge in fact। अब इक्विलेटरल के हिसाब से आप देखें तो तीनों साइड्स आपने इक्वल पास किए तो ऑब्वियसली इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलिन के लिए इस तरह आप पास कर ले, आइसोसेलेस के लिए आप इस तरह, दो साइड्स एक जैसी और एक डिफरेंट है आपके पास, ठीक है। तो ये टेस्ट केसेस आपने उस ट्रायंगल के लिए बना लिए हैं जो कि आपको ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन के लिए चाहिए। अब आपके पास ट्रायंगल के टेस्ट केसेस भी हैं, आपके पास कैलकुलेटर के टेस्ट केसेस भी हैं। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड develop a test suite. So I already, because you are now familiar with JUnit, so I already have developed the test suite. You can see, right? So it's a different package, and in that I have imported the classes calculator test, run with runners.suite। ये स्वीट आप देख लें, ये स्वीट आपकी क्लास है। इसी तरह से आपने ट्रायंगल टेस्ट और कैलकुलेटर टेस्ट, ये आपकी अपनी क्लासेस हैं। इसके अलावा रन विद और स्वीट आप जो है वो इसको कॉल कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो आप ऐड रन विद एनोटेशन यूज करके बता सकते हैं यहाँ पे कि आप स्वीट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उन क्लासेस को आप किस तरह से कॉल कर सकते हैं, कैलकुलेटर टेस्ट डॉट क्लास करेंगे, ट्रायंगल टेस्ट डॉट क्लास करेंगे। सो इस टेस्ट स्वीट के अंदर स्वीट क्लासेस मैंने यहाँ पे कॉल कर ली हैं। वो स्वीट क्लासेस आपकी कौन कौन सी हैं, एक कैलकुलेटर टेस्ट है आपके पास और एक ट्रायंगल टेस्ट है। इसी तरह से अगर आपके पास और भी क्लासेस यहाँ पे होंगी तो आप यहाँ पे अगेन इसी तरीके से यहाँ पे क्लासेस लिखते जाएंगे, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ क्लासेस दैट यू कैन राइट ओवर हियर दैट यू वांट टू कॉल इन दैट स्पेसिफिक टेस्ट स्वीट। सो अब आप देखें इस फाइल को जब मैं रन करती हूँ, इट्स सो सिंपल। इस फाइल को जब मैं यहाँ पे रन करती हूँ तो यू कैन सी, so here you can see that calculator test और triangle test ये दोनों आपके पास जो है वो रन हुए हैं, ठीक है। ये दोनों क्लासेस आपके पास इकट्ठी रन हुई है बिकॉज ऑफ दैट टेस्ट स्वीट। अब इसी तरह से कैलकुलेटर टेस्ट के अंदर वो चारों टेस्ट केसेस रन हुए हैं, ट्रायंगल टेस्ट के अंदर से आपके पास ये सारे चारों जो है वो आपके पास टेस्ट केसेस रन हुए हैं। लेकिन टेस्ट स्वीट के अंदर क्या मौजूद है आपके पास, दोनों पैकेजेस, ठीक है। कैलकुलेटर टेस्ट भी है और ट्रायंगल टेस्ट भी है। सो ये दोनों क्लासेस आपकी एक ही पैकेज के अंदर रन हो गई हैं, टेस्ट स्वीट के पैकेज के अंदर रन हो गई हैं। सो इस तरीके से आप जो है वो एक क्लास बना सकते हैं टेस्ट स्वीट के लिए और उस क्लास के अंदर आप बाकी क्लासेस को कॉल करके अपना टेस्ट स्वीट डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो टेस्ट केसेस पड़े हैं वो एक साथ आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपको एक साथ उनका रिजल्ट मिल जाएगा। सो आप सोचें कि एक प्रोजेक्ट के लिए भी आप जो है वो
कितने टेस्ट सुइट बना सकते हैं, कितनी क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी क्लासेस को आप कंबाइन करके एक टेस्ट सुइट में जब शामिल करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है अब उस टेस्ट सुइट को रन करना, बिकॉज एक टेस्ट सुइट के जरिए आप मुख्तलिफ बहुत सारी क्लासेस को रन कर सकते हैं एट अ टाइम। आपको डिफरेंट क्लासेस को एक एक वक्त में एग्जीक्यूट करना नहीं पड़ता, बल्कि आप टेस्ट सुइट के अंदर सारी क्लासेस को इकट्ठा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये फ़ायदा होता है आपका टेस्ट सुइट का। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट टेस्ट सुइट क्या है, लिस्ट ऑफ रिलेटेड टेस्ट केसेस जिनको इकट्ठा आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ फॉर गुड टेस्ट इंजीनियर आपके पास 5C मौजूद है, कंट्रोल्ड, कम्प्रिहेंसिव, कंसिडरेट, क्रिटिकल, कम्पिटेंट। सो टेस्ट इंजीनियर के ये बिहेवियर होने चाहिए ताकि वो एक अच्छा टेस्ट इंजीनियर कहला सके। कंट्रोल मीन्स a test engineer must be organized, disciplined and methodical in his or her work. So टेस्ट इंजीनियर का सारा काम ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन वे में होना चाहिए और उसका प्रॉपर कोई मेथड होना चाहिए। कम्प्रीहेंसिव का मतलब यह है कि टेस्ट इंजीनियर मस्ट बी वेरी अटेंटिव टू द डिटेल्स। सो मैंने जैसे आपको कहा कि उसके पास डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। सो ही शुड बी वेरी अटेंटिव टू द डिटेल्स। Considerate, a test engineer must have good interpersonal skills such as the ability to handle aggressive behavior, not to be easily offended, to be malleable and finally to bring situations to a win-win clear. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेस्ट इंजीनियर के पास अगर इश्यूज आ रहे हैं प्रोग्रामर से तो वो अपना बिहेवियर उसके बिहेवियर पे इफेक्ट आए, बल्कि एग्रेसिव बिहेवियर के बजाय उसको कंसिडरेट होना चाहिए। क्रिटिकल क्या है, अ टेस्ट इंजीनियर मस्ट बी वेरी गुड इन एनालिसिस एंड असर्टिवनेस। तो एनालिटिकल स्किल्स टेस्टर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप प्रोग्रामर की टर्म में बात करें तो प्रोग्रामर से भी कई ज़्यादा टेस्टर के पास ये स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो प्रोग्राम को अच्छे तरीके से टेस्ट कर सके और प्रोग्रामर को रिपोर्ट कर सके जो जो मिस्टेक्स प्रोग्रामर ने बनाई हैं। Assertiveness typically consists of being persistent, using multiple methods of reflective listening to determine exactly what is being communicated. Competent में क्या है, test engineer must be aware of test techniques, tools, technologies, domain knowledge that can be used in order to carry out the job efficiently. So जो tester के लिए सबसे ज़्यादा important चीज़ है that is the domain knowledge. For example, if you are going to write a program about a triangle, a tester should know कि कब कब ट्रायंगल बन सकता है, कब कब नहीं बनेगा, कब इनवैलिड होगा, कब ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि आप उसको प्रोग्रामर शायद उसको इक्विलेटरल में कंसीडर करे लेकिन वो एक्चुअल में इनवैलिड होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस। सो टेस्ट इंजीनियर को वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। टेस्ट इंजीनियर ने हर तरह के टेस्ट केसेस बनाने हैं ताकि मिस्टेक कैप्चर की जा सके और रीजनेबल बनाने हैं, क्योंकि हर टेस्ट केस के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड हो सकती है। यू कैन नॉट क्रिएट थाउजेंड ऑफ टेस्ट केसेस फॉर अ सिंपल प्रोग्राम। सो रीजनेबल बनाने हैं टेस्ट ताकि टेस्ट कॉस्ट भी आपके पास जो है वो कम रहे और आपके पास इफेक्टिव टेस्ट केसेस डेवलप हों। और टेस्ट इंजीनियर के ये 5C's आपने पढ़े हैं कि उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। नाउ देयर आर सर्टेन टेस्टिंग प्रिंसिपल्स की कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं ताकि आपके सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग जो है वो आसानी से हो सके। A necessary part of a test case is a definition of the expected output or result. So ये already मैंने आपको बताया था कि expected output पहले accurate होनी चाहिए। जब टेस्टर को expected outcome पता होगी, exact होगी, तभी वो mistake find out कर सकता है। अगर उसकी अपनी expected output में ही mistake हो जाती है तो उसका टेस्ट केस ही फ्लॉप हो जाता है, फिर वो प्रोग्रामर की मिस्टेक कैप्चर नहीं कर सकता। उसके बाद है प्रोग्रामर शुड अवॉइड अटेम्प्टिंग टू टेस्ट हिज और हर ओन प्रोग्राम। सो प्रोग्रामर को अवॉइड करना चाहिए ताकि वो अपना प्रोग्राम को टेस्ट ना करे। प्रोग्रामर अगर अपना प्रोग्राम खुद टेस्ट कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो बाइस्ड हो सकता है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा अ प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेस्ट इट्स ओन प्रोग्राम्स। सो अ प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल दैट आर डेवलपर्स, दे शुड नॉट टेस्ट देयर ओन प्रोग्राम्स, रादर देयर शुड बी अ टेस्टर टीम। सो अच्छी कंपनीज में हमेशा टेस्टर होते हैं। हाँ, अलबत्ता जब आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे होते हैं और यूनिट टेस्टिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर प्रोग्रामर खुद एक एक प्रोग्राम की अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करता है, लेकिन हायर लेवल के ऊपर अगेन वो टेस्टर परफॉर्म करते हैं थ्रू ब्लैक बॉक्स। And if there is a mistake, they report to the programmer and programmer again white box के through को mistake को ठीक कर सकते हैं। Thoroughly inspect the result of each test. So tester की जिम्मेदारी है कि वो thoroughly inspect करता जाए result हर टेस्ट का कि अभी ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या सिचुएशन है, कहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। तो टेस्ट केस उसने पहले ठीक लिखने हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम उसका ठीक लिखना है, उसके बाद एक एक
मेथड को थ्रू द टेस्ट केसेस टेस्ट करते जाना है. टेस्ट केसेस मस्ट बी रिटन फॉर इनपुट कंडीशंस दैट आर इनवैलिड एंड अनएक्सपेक्टेड as well as for those that are valid and expected. So सिर्फ ये नहीं कि आप पॉजिटिव इनपुट्स रख के देखें. फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल के लिए आप 555 रख के देखें, ये आपके पास वैलिड कंडीशन है और एक्सपेक्टेड कंडीशन है कि इससे इक्विलेटरल आएगा. सिर्फ यही नहीं करना, बल्कि आपने इक्विलेटरल के लिए भी 55 और 0 करके देखना है कि कहीं इक्विलेटरल तो नहीं आ रहा. सिमिलरली आप देखें 0 0 0 एंटर करके देखना है कि कहीं इक्विलेटरल तो नहीं आ रहा. सो टेस्ट केसेस जब आप लिखते हैं तो उसमें इनपुट कंडीशन सिर्फ वैलिड और एक्सपेक्टेड नहीं लिखनी, बल्कि उसमें इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस भी होनी चाहिए. उसके बाद है examining a program to see if it does not do what it is supposed to do is only half the battle. The other half is seeing whether the program does what it is not supposed to do. So अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है जो आपकी सपोजिशन है कि प्रोग्राम इस तरह से काम करेगा, वैसा वो काम नहीं कर रहा, तो ये अभी आपने सिर्फ हाफ कवरेज दी है टेस्ट केसेस को, क्योंकि आपने ये भी चेक करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप इससे सपोज ही नहीं कर रहे, प्रोग्राम ऐसा कोई काम कर रहा है या ऐसा कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ पे जो कि रिक्वायरमेंट्स में था ही नहीं, या द प्रोग्राम इज नॉट सपोज टू डू, जो आपके उस मेथड से रिलेटेड ही नहीं है काम, वो भी हो रहा है. सो बेसिकली बिल्कुल प्योरिटी के साथ काम करना है. जो काम करना है सिर्फ वही कंसाइजली होना चाहिए, जो काम नहीं है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आपने दोनों हाफ्स का ख्याल रखते हुए टेस्ट केसेस डेवलप करने होते हैं. Avoid throwaway test cases unless the program is truly a throwaway program. So if you have developed a program and you know कि कुछ अरसे बाद आपको ये प्रोग्राम आपके लिए यूजलेस है, तो आप टेस्ट केसेस को थ्रो अवे कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट केसेस आपके दोबारा इस्तेमाल में आएंगे, तो आपने उन टेस्ट केसेस को थ्रो अवे नहीं करना, बल्कि आपने उनको फाइल के अंदर रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम उनकी रिपीटेबिलिटी हो सके. ठीक है. Do not plan a testing effort under the tacit assumption that no errors will be found. So अगर आप टेस्ट केसेस लिख रहे हैं तो आपकी assumption क्या होनी चाहिए कि errors should be found. अगर आप कहेंगे कि कोई एरर ना मिले तो इसका मतलब है आप डेवलपर पर्सपेक्टिव से काम करें, एंड डेवलपर पर्सपेक्टिव से टेस्टिंग वाला काम नहीं हो सकता. सो पहले ही मैंने कह दिया है कि आपका जो पहला वाला ही था कि सेकंड पॉइंट देखिए, प्रोग्रामर शुड अवॉइड अटेम्प्टिंग हिज ओन प्रोग्राम. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट plan a testing effort under the tacit assumption that no errors will be found. So it should not be like this. You should not plan a testing effort under the tacit assumption that no errors will be found. The probability of the existence of more errors in a section of a program is proportional to the number of errors already found in that section. So अगर आपके पास let's suppose दो सेक्शन है, एक A सेक्शन है, एक B सेक्शन है, और आपके पास A सेक्शन के अंदर कम एरर्स आ रही हैं और B के अंदर ज्यादा आए हैं. नाउ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, B के अंदर पहले ज्यादा आए हैं तो अब भी B के अंदर ज्यादा एरर्स वहाँ पे हो सकते हैं. ठीक है, चांसेस क्या है कि B के अंदर ही दोबारा आपको ज्यादा एरर्स मिल सकते हैं. सो आपने उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से चेक करना. Testing is an extremely creative and intellectually challenging task. So you cannot say that testing is a simple task and you just have to create the test cases and execute them over your programs. It's not like that. So what is testing? It is an extremely creative task because you must have domain knowledge. You must possess the domain knowledge related to that field or related to that particular program. And intellectually challenging task. So it basically requires your intellect. It's a challenging task. You must have to find out the errors that lie in that program, so it's not that simple. So here are the references, and thank you very much.